हाय एवरीवन। आज का प्रीलिम बूस्टर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज भी हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग एडवांस एमसीक्यूज करते हैं ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में अगर यूपीएससी के द्वारा हार्ड क्वेश्चंस आते हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जो वेरियस न्यूज़पेपर एक्सप्लेन्ड, इंडियन एक्सप्रेस और अदर मैगजीन से हमने कलेक्ट किया है। देखो, पहला आर्टिकल जो है कोलकाता रेप केस के बारे में, ये हाइलाइट है। हाइलाइट्स क्या है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना कि आपको कंटेक्स्ट पता चल जाता है। कभी भी आप हाई कोर्ट पढ़ेंगे, कभी भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो इस तरह की चीज़ें आपको क्लियर होती रहें। तो पिटीशंस इन हाई कोर्ट सीक इंडिपेंडेंट प्रूफ क्या है? कोलकाता रेप केस में क्या है, जो पिटीशंस आई हैं, उसमें इंडिपेंडेंट प्रूफ की बात की गई है। जैसे कि क्या होता है, बहुत साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक केज्ड पैरेट है, मतलब ये एक बंद तोता है। तो उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रभाव जताने की बात कही गई। तो इस तरह की न्यूज़ पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल, तो ये हमारा अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका ने कहा है नॉट ऑफरिंग एनीथिंग टू ईरान सेज ट्रम्प। ट्रम्प ने कहा है कि हम ईरान को कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं। पहले कुछ न्यूज़ निकल कर आई थी कि ट्रम्प के द्वारा कुछ फाइनेंशियल एड दी जा रही है, मदद देने का वादा किया गया, ऐसा कुछ नहीं। मगर यहाँ पर हम ईरान का मैप देख लेते हैं। ये मिडल ईस्ट की कंट्री है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अक्सर इज़राइल हम डिस्कस करेंगे। देखो, मैपिंग और एमसीक्यूज़ ये हम डिस्कस करते रहेंगे बार-बार ताकि रिवीज़न होती रहे, पीवाईक्यू भी लाते रहेंगे और आपको कोई दिक्कत ना हो। रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। पहला क्या है, ईरान से रिलेटेड आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। ईरान जो है, देखो, मिडिल ईस्ट की एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जिसके थ्रू इंडिया अफ़गानिस्तान में भी जा सकता है। देखो, पाकिस्तान से तो हमारे रिश्ते अच्छे हैं नहीं, तो पाकिस्तान को तो कट कर दो। इंडिया क्या है, यहाँ से जो है, यहाँ की ईरान के थ्रू स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ के थ्रू ईरान में एंट्री ले सकता है और ईरान के बाद अफ़गानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे डेलाराम प्रोजेक्ट है, हाईवेज़ हैं। तो इन हाईवेज में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी फाइनेंशियल एड हो गई, अपने डिप्लोमेटिक टर्म्स हो गए, वो बढ़ाया जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री से भी मीट कर सकता है। तो हम पहले देख लेते हैं ईरान की पॉलिटिकल मैप। ईरान का पॉलिटिकल मैप क्या है? ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है। ईरान नॉर्थ में कैस्पियन सी, अज़रबैजान, आर्मेनिया, और ये भी अज़रबैजान का पार्ट है जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। टर्की, ठीक है, इससे मिलता है, जबकि वेस्ट में इराक से मिलता है, पर्शियन गल्फ से मिलता है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान से मिलता है, ठीक है, साउथ में। और ईस्ट में आप देखोगे तो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, और नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो तुर्कमेनिस्तान से। ये फिज़िकल मैप नहीं है, मतलब ये पॉलिटिकल मैप है, आपको उसकी लोकेशन का अंदाज़ा होना चाहिए। अदर मैप क्या है? फिज़िकल मैप है। फिज़िकल मैप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेक उर्मिया। लेक उर्मिया क्यों इम्पोर्टेंट है? रिसेंटली क्या हुआ था, लेक उर्मिया में एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट आ रही है, इसकी वजह से लेक जो है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो इसलिए पता होना चाहिए लेक उर्मिया किस कंट्री में है। अल्ब्रूज़ माउंटेन पता होना चाहिए, ज़ेग्रोस माउंटेन पता होना चाहिए, दस्ते लू कबीर और दस्ते लूत डेज़र्ट पता होना चाहिए आपको, ठीक है? ये ज़ेग्रोस माउंटेन जो है इराक से होते हुए टर्की में जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ अक्सर फ्लाइट की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्या हुआ था, ज़ेग्रोस माउंटेन में ईरान के ओल्ड प्राइम प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ भी यहीं हुई थी। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल ने कहा था कि ये वेस्टर्न कंट्री के द्वारा करवाई गई एक हत्या है, ठीक है? तो इस तरह से हमने फ्रंट पेज का ये आर्टिकल डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अब क्या है, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है कि हम वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी अपडेशन प्रोसेस आई हैं, जैसे किसी के 18 साल का हो गया है तो उसे ये एफिडेविट में देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पिता यहाँ रहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर अपोज़िशन इस पे ऑलवेज क्या है, क्वेश्चन उठाती रही है कि किस तरह से जो सत्तारूढ़ पार्टी है या जो सत्ता में है वो पार्टी, वो क्या करती है, अपने वोटर के फ़ेवर में लिस्ट बनाती है। तो ये अपोज़िशन का आर्गुमेंट है।
आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए ये सही है या गलत है। तो इस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। अगली न्यूज़ किससे रिलेटेड है? 17 डेथ इन मैसिव एक्सप्लोजन इन फार्मा यूनिट। अभी देखो हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर एक फार्मा यूनिट में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। जैसे-जैसे न्यूज़ निकल कर आएगी हम इस पर एक एक्सप्लेन पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये क्राइसिस क्यों आते हैं? ये देखो मेजर अगर मेंस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मेजर रीज़न होता है ऑडिट में कमी। पहले भी मैं एक कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ, वहाँ मैं रिग के अंदर काम करता था। तो रिग में क्या होता था कि ऑडिट आता था और ऑडिट को पैसे के ज़रिए वो बिल्कुल रिग खच्चर हो चुका था, बिल्कुल बेकार, उसमें होल हो रहे थे जगह-जगह, लोहा गल चुका था। मगर ऑडिट में उसे कह दिया जाता था कि भाई ये अभी 1 साल और चल सकता है। तो इस तरह के जो हमें क्राइसिस देखने को मिलते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में और इस तरह के क्रॉस ओवरसीइंग अथॉरिटी नहीं होती है, तो इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं इमरजेंसी से रिलेटेड। देखो पहले भी इमरजेंसी से रिलेटेड हमने डिस्कस किया है, जयप्रकाश नारायण जिनकी लोकनायक उपाधि थी टोटल रिवॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था टोटल रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, बिहार से और उसका वन ऑफ द मेन रीज़न क्या था कि इमरजेंसी के से पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट था और जो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो रही थी, रुपीज़ के दाम बहुत गिर रहे थे। तो इसको सब चीज़ को टैकल करने के लिए, सब चीज़ से प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या किया गया हमारे बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर ने जैसे तुम्हारे जेपी नारायण हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए और अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, इनको जेल में डाला गया। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि 25th जून 2025 को 15th एनिवर्सरी हुई किसकी? इमरजेंसी डिक्लेरेशन की। इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कोई भी जो एनिवर्सरी होती है वो 50वीं या 100वीं होती है तो यूपीएससी इससे रिलेटेड मेंस में तो फोकस करता ही करता है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। तो 25th 2025 को 15th एनिवर्सरी थी किसकी? जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई जो चली 1975 से लेकर 1977 तक, ठीक है? इसमें डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का उल्लंघन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का उल्लंघन हुआ। ये इंडियन हेराल्ड पेपर उस टाइम चलता था, उसका ये फ्रंट पेज है, आप देख लो। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या थी, इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर हुई? बहुत इसमें एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इमरजेंसी सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इमरजेंसी क्या है? आर्टिकल 352 के अंदर 25 जून 1975 को डिक्लेयर की गई और रीज़न क्या बताया गया? ये साइटिंग किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है? इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर क्या है? सिविल लिबर्टी को सस्पेंड किया गया, गवर्नेंसिंग के स्ट्रक्चर को कर्टेल किया गया और इमरजेंसी इंट्रोड्यूस की। पहली चीज़ ये जानो आप, मैंने आपको एक केस डिस्कस किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इलेक्टोरल मल प्रैक्टिस के तहत कहा कि आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब 12 जून को ये हुआ तो उसके बाद 25 जून को आप देखोगे कि 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और ये खत्म हुई 21 मार्च 1977 में, ठीक है? तो ये चीज़ है, इसमें बहुत सारे इवेंट हुए जैसे स्टूडेंट ने एजिटेशन किया, इन्फ्लेशन मैंने बताया बहुत हाई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सही था, करप्शन था, जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन लीड किया बिहार से। ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। अभी हम देखेंगे कि 44th अमेंडमेंट में इस वर्ड को क्या कर दिया गया, 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, ठीक है? आगे देख लेते हैं की इवेंट क्या हुआ। आर्टिकल 358 और 359 को इन्वोक कर दिया गया और फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया। इन्वोक करने का क्या मतलब है? आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। मतलब आपकी फ्रीडम कर्टेल कर दी जाती है इन द नेम ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। जो ये आर्टिकल 358 है, इसमें 44th अमेंडमेंट लाकर ये जो है, ये जो कर्टेल आर्टिकल 19 कर्टेल होगा, वो केवल वार और एक्सटर्नल एग्रेशन में ही होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस में नहीं होगा। ये बात को किया गया, कब किया गया? 44th अमेंडमेंट में, उससे पहले इंटरनल डिस्टरबेंस में ही कर दिया। आर्टिकल 359 क्या है? आर्टिकल 359 के अंदर इमरजेंसी का प्रोसीजर दिया है कि किस तरह से इमरजेंसी इंट्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है? तो ये सब बातें
मैंने बताई कि कैसे कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है, फंडामेंटल राइट को कोर्ट के द्वारा बचाया जा सकता है। पॉलिटिकल प्रिजनर बनाए गए, मीडिया सेंसरशिप हुई, स्टेरिलाइज़ेशन आप जानते ही हैं, स्टेरिलाइज़ेशन की प्रोसेस हुई थी संजय गांधी के टाइम पर, बहुत सारे उसमें अपोजिशन ने। मीज़ा एक्ट आया, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 के तहत बिना ट्रायल के पॉलिटिकल लीडर को और बहुत सारे मीडिया पर्सन्स को गिरफ्तार कर लिया गया। 42nd अमेंडमेंट लाया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। बहुत सारी चीजें बदल दी गई, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके थ्रू बहुत सारे प्रियम्बल में वर्ड ऐड हुए, बहुत सारे फंडामेंटल राइट में चेंजेस हुए, जिसमें से अदर चेंजेस क्या है, एग्जीक्यूटिव को स्ट्रेंथ किया गया। देखो, कभी भी आप एक चीज जान लो कि डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्या होता है, अगर जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव के पास पावर ज़्यादा हो जाएगी तो जुडिशरी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी और अथॉरिटेरियन रिजीम आने लगेगा। ठीक है? बहुत सारा प्रॉब्लम जनरेट होने लगेंगी। जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल कर दिया गया, लोकसभा का टर्म 6 साल कर दिया गया। तो इस तरह से चीज़ें की गईं। मगर क्या हुआ, अब ये देखो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में बताया, मगर यहाँ मैं 2-3 चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। पहली चीज़ क्या डिस्कस कर देता हूँ, जो आर्टिकल 352 के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, उसको 44th अमेंडमेंट में बदल दिया गया। उसको क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को बदलकर आर्म्ड रिबेलियन रखा गया कि अगर आर्मी के द्वारा कुछ रिबेलियन किया जाता है, तभी आप इमरजेंसी डिक्लेयर करोगे इंटरनल, उससे पहले नहीं कर सकते। तो इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड 44th अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया गया, आप ये याद रखना। उसके बाद क्या हुआ, उसकी अगली चीज क्या, आर्टिकल 358 जो इन्वोक किया गया इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर, और इसके आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 जो फ्रीडम, 6 फ्रीडम राइट देता है, जैसे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, असेंबल हो सकते हो, वो सब रिमूव कर दिए गए थे। मगर 44th अमेंडमेंट ने क्या किया, उस 44th अमेंडमेंट ने इसको बदल दिया और उसने कहा कि आर्टिकल 19 तभी रिवोक होगा, तभी खत्म होगा, जब आप आर्म्ड रिबेलियन नहीं, जब आप वार करेंगे किसी कंट्री से और एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। आर्म्ड रिबेलियन के केस में नहीं हो सकता। ये 2 चीजें इस पूरे आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, 42nd अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैंने बताया क्यों कहा जाता है, बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिले। अब आप क्वेश्चन देख लो, विद रेफरेंस टू द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया इन 1975, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है उसके रेफरेंस में। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इन 1975 was based on internal disturbance as a ground। बिल्कुल ठीक, अभी हमने पढ़ चुके भाई इतनी बार कि इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर ही तो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई अंडर आर्टिकल 352। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेटर रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टरबेंस विद आर्म्ड रिबेलियन। मैंने इसलिए पहले ही बता दिया आपको, ये भी सही है। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाज आल्सो सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। आप इसे फ्लो फ्लो में कर दोगे सही, इसीलिए हार्ड क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद क्या हुआ था, 1976 के करीब एक केस आया था, अभी मैं इसके सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ। तो ये पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है। ठीक है, आप ध्यान से देख लो पॉज़ करके। आपको अगर स्लो लगता हो लेक्चर तो 2 की स्पीड से भी आप सुन सकते हो। अब करेक्ट मैंने आपको ये बता दिया, 1975 में इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर की गई। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन वर्ड में बदल दिया गया। और एडीएम जबलपुर केस 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 के अंदर सस्पेंड जो किया गया था, उसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू कैन नॉट बी सस्पेंडेड कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, इन द लैंडमार्क केस एडीएम जबलपुर 1976 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 कुड बी सस्पेंडेड। मतलब इसमें कहा गया था कि भाई आप सस्पेंड कर सकते हो। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था एग्जीक्यूटिव का कि वो ये तक जुडिशरी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जुडिशरी में जजेस भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा बिठाए जा रहे थे। तो 44th अमेंडमेंट ने इस पे इंश्योर किया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आपको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 358 से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या चेंजेस हुए। आर्टिकल 358
applied ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए। आर्म्ड रिवेलियन तो था ही नहीं, ठीक है? तो पहला तो गलत होगा, क्योंकि क्या हुआ 44th अमेंडमेंट में आर्टिकल 358 को प्रोविज़न को बदल दिया गया। कहा गया आर्टिकल 19 को तभी सस्पेंड किया जाएगा जब वार और एक्सटर्नल एग्रेशन होगी, आर्म्ड रिवेलियन के केस में सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है? आर्टिकल 358 सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 9 ओनली, ये वर्ड पे ध्यान देना, ओनली, ओनली फॉर द न्यू लॉ मेड ड्यूरिंग अ इमरजेंसी। बिल्कुल सही, ठीक है? ये गलत होना चाहिए, सॉरी। आर्टिकल 358 सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 19 ओनली फॉर न्यू लॉ मेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये थोड़ा अजीब-सा मतलब पॉइंट है, इसको देखेंगे हम लोग। एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी लॉ आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 358। बिल्कुल गलत। एग्जीक्यूटिव एक्शन को नहीं सपोर्ट किया गया था। ऑफ आफ्टर द इमरजेंसी एंड ऑल लॉज मेड अंडर आर्टिकल 358 बिकम में वाइड। बिल्कुल गलत, ये भी गलत। तो आप इसमें देखोगे करेक्ट कौन सा है? ओनली 2 करेक्ट है। 2 क्यों करेक्ट है? Only new law are made during emergency are protected under Article 358. Old law must still comply with Article 19. मतलब जो ओल्ड लॉ है वो कंप्लाई करना चाहिए आर्टिकल 19 से, और न्यू लॉ जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। जैसे आप आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट, सॉरी, आर्टिकल 19 से रिलेटेड कोई लॉ लाए हैं और आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लोगों की फ्रीडम को, तो प्रोटेक्ट किया जाएगा। पहला देखो इनकरेक्ट है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट में आर्म्ड रिवेलियन नहीं था। 44th में कहा गया कि वार और एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। तीसरा देखो, एग्जीक्यूटिव एक्शन मस्ट बी बैक्ड बाय लॉ टू गेट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 58। ठीक है, ये देखो इन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी प्रोटेक्ट बैक बाय लॉ। लॉ के द्वारा एग्जीक्यूटिव एक्शन बैक्ड होना चाहिए। ये नहीं है जो एग्जीक्यूटिव ने कह दिया वो हो गया शब्दों में। इंदिरा गांधी जी ने बहुत सी ऐसी बातें कही जो प्रेसिडेंट ने इश्यू कर दी। नहीं, आप लॉ लाइए पार्लियामेंट में, लॉ लाने के बाद उसे पास कराइए, पास करने के बाद एक्ट बनाइए, और एक्ट बनाने के बाद आप उसे कोई भी चीज कर सकते हैं। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 358 रिमेन वैलिड इवन आफ्टर द इमरजेंसी अनलेस दे आर रिप्लेस सेपरेटली। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट आर्टिकल है कॉफी प्रोडक्शन से रिलेटेड। देखो लास्ट ईयर हमारा कॉफी प्रोडक्शन जो था 40% उसमें ग्रोथ हुई थी, और इस ईयर अभी तक 25% ग्रोथ देखने को मिली है। तो हम कॉफी के बेसिक्स डिस्कस करेंगे, अरेबिका और रोबस्टा के बारे में समझेंगे, इंडिया का कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है, और किस किस कॉफी को जीआई टैग मिला हुआ है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, मतलब ये इंडिया के अंदर जो है सबसे 7वें नंबर पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन होता है। आपको बताना है फर्स्ट नंबर पर हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूस कौन सी कंट्री करती है, और 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर का मतलब है कि इससे पहले 4 कंट्री सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करती है, इंडिया वर्ल्ड का केवल 5% एक्सपोर्ट करता है। ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। और वैरायटी जो इंडिया में ग्रोन होती है वो अरेबिका होती है और रोबस्टा होती है। ठीक है? आगे देख लेते हैं। प्रोडक्शन डेटा दिया गया कि कितने टन होता है, ये आपको याद नहीं रखना, खाली पढ़ लो। ये याद रखना कि कर्नाटका जो है इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 70% केवल कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फॉलोड, उसके बाद केरला प्रोड्यूस करता है, देन तमिलनाडु करता है। ये आपको पता ही होना चाहिए। क्लाइमेट कंडीशन सेडी कैनोपीज, मतलब मान लो यहाँ पर कोई पेड़ है, ये पेड़ है और यहाँ पर कॉफ़ी के प्लांट लगे हैं। तो जो शेड आ रहा है, इस शेड के अंदर क्या होता है, कॉफ़ी बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है। अरेबिका ग्रोन जो है उसके लिए कितनी हाइट चाहिए होती है? 1000 से 1500 मीटर तक। रोबस्टा को 500 से 1000 मीटर तक। तो इसीलिए ये इंडिया में रोबस्टा ज़्यादा होती है। ठीक है? अब ये हाइट इन्होंने यहाँ बता दी, और ये रेनफॉल बताया कि कितने 160 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री होना चाहिए। देखो कि 15 से 25 डिग्री इसलिए बोला गया है, जब ह आप पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑलरेडी टेम्परेचर गिरने लगता है। बहुत गर्मी में भी
बहुत कम टाइम ऐसा होगा कि टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा, मगर मैक्सिमम टाइम क्या होता है टेम्परेचर डाउन ही होता है। मगर आजकल क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो रही हैं। अब यूनिकनेस क्या है इंडियन कॉफ़ी में? इंडियन कॉफ़ी जो है 100% शेड ग्रोन होती है, मतलब पेड़ की शेड में होती है, इसीलिए ये माइल्ड एसिडिक होती है, एसिडिटी बहुत कम होती है, बॉडीज़ फ्लेवर होते हैं, फाइन एरोमा होता है इसका, ठीक है? इंडिया की जो प्लांटेशन है वो बायोडायवर्स है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जिससे सॉइल की कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। जैसे पेपर भी ग्रोन होता है, कार्डामम भी ग्रोन होता है, वनीला भी ग्रोन होता है। इससे क्या होता है कॉफ़ी का प्रोडक्शन और अच्छा होता है। कुछ कॉफ़ी के प्रोडक्शन है जिन्हें जीआई टैग मिला है। अभी जीआई टैग को डिस्कस करेंगे। जीआई टैग किस-किस को मिला है? जैसे कॉफ़ी अरेबिका है कर्नाटका की, उसे जीआई टैग मिला है। चिकमंगलूर की अरेबिका है कर्नाटका की, उसे मिला है। बाबा बुदान गिरी अरेबिका है कर्नाटका में, उसे मिला है। अरकू वैली है एक आंध्र प्रदेश में, अरकू वैली अराबिका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, उसको जीआई टैग मिला है। वायनाड मतलब केरला में वायनाड की रोबस्टा है, उसे मिला है। और मानसून मालाबार अराबिका और रोबस्टा है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में, उसको जीआई टैग मिला। बस आपको सुन लेना है, इसको याद नहीं रखना। आप याद नहीं रख पाओगे, बस आप इतना जान लो कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होती हैं, इसीलिए जीआई टैग भी वहीं पर सबसे ज़्यादा है। हिस्टोरिकली बैक्ड इंडिया की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन होती है क्योंकि क्या होता, बाबा बुदान नाम के एक शख्स थे, उन्होंने प्लांट किया था कर्नाटका में, इसीलिए कॉफ़ी का प्रोडक्शन बाबा बुदान गिरी हिल में सबसे ज़्यादा होता है। अब जीआई टैग मान लो, जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या है? ये देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया 1999 में। ये एक्ट जो आया, इस एक्ट के थ्रू क्या है, हम जीआई टैग जो होती हैं चीज़ें उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे मान लो किसी जिले में अरेबिका प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज़्यादा, अब ये दूसरे स्टेट के दूसरे जिले ने क्या की, यहाँ से क्या कहते हैं इम्पोर्ट की और इसको प्रोसेस करके बेचने लगा और अपने ज़िले को फ़ेमस करने लगा। तो इस केस में जीआई टैग इसे नहीं मिलेगा। इस केस में जीआई टैग इसको मिलेगा जहाँ से ये फ़ेमस हुई है, और इसी को जीआई टैग के साथ इसके प्रोटेक्ट भी किया जाएगा अंडर लॉ। कौन-सा? जीआई टैग लॉ 99। और कोई भी अगर मिसफॉर्च्यून किया जाता है या मिसकंडक्ट किया जाता है तो इस डिस्ट्रिक्ट को सज़ा मिलेगी, जिसे मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। तो ये जीआई टैग का मतलब है। ये आइडेंटिफ़ाई करता है स्पेसिफिक रीजन को, जिसकी रेपुटेशन है, क्वालिटी है। रजिस्ट्री कहाँ पर होती है? चेन्नई में है इसका अथॉरिटी। और एग्ज़ाम्पल क्या है? दार्जिलिंग टी, जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला था और पचमपल्ली इकट को मिला है, ये सब एग्ज़ाम्पल है। तो इस तरह से जीआई टैग को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर मौसम एंड लाइब्रेरी, सॉरी मौसम नहीं, म्यूज़ियम। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, देखो जो आज प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से फेमस है, वो पहले नेहरू म्यूजियम के नाम से फेमस था। और नेहरू म्यूजियम क्यों कहा जाता था? पहले 1948 से लेकर 1964 तक ये प्राइम मिनिस्टर नेहरू का क्या था? बंगला था, मतलब यहाँ पर वो रहते थे। ये फोटो भी यहाँ दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, नेशनल गवर्नमेंट ने, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे प्रोटेक्ट किया, इसे म्यूजियम में तब्दील किया। फिर इसके बाद रिसर्च बेस्ड इसको एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। तो क्या है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी? क्या चीज़ है मैंने आपको बता दी। कंटेक्स्ट क्या है, अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ने एक लीगल एक्शन लिया है। उसने कहा है सोनिया गांधी जी के द्वारा जो 2008 में नेहरू जी के डॉक्यूमेंट ले जाए गए, उनको कैसे वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो नेशनल ट्रीज़र है। उसे नेशनल आर आर्काइव में रखा जाना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ है। मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी जो है, वो एक प्रीमियर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। वो रिसर्च करता है मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी इंडियन हिस्ट्री पर, कि किस तरह से कलेक्शन करना चाहिए, किस तरह से ये मॉडर्न हिस्ट्री में चेंजेस हुए। अब स्टेबलाइज़ 1966 में हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉर्मली इसे इनॉग्रेट किया गया एज़ अ नेहरू मेमोरियल, और डेडिकेटेड था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को। गवर्न किया जाता है इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के द्वारा, जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कभी कभी यहाँ मिनिस्ट्री दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो आप सोचोगे हाँ सोशल तो होगी, यहाँ पर सोशल एक्टिविटी होती नहीं। प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इस सोसाइटी को कौन चूज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव क्या है? ये प्रिज़र्व करते हैं डॉक्यूमेंट को, प्रमोट करते हैं इंडिया की स्कॉलर स्टडी को, रिसर्च को प्रमोट करते हैं और हिस्ट्री को सिस्टमैटिक ऑर्डर में गवर्नेंस में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब किया जाता है। फोस्टर करता है जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी को, आइडियाज़ को, उन्होंने जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए इतना सब कुछ काम किया। पहले हिस्टोरिकली क्या है, 3 मूर्ति हाउस था, जो रेज़िडेंस हुआ करता था नेहरू जी का 1948 से 1964 तक। फिर 1974 में इसमें लाइब्रेरी भी ऐड कर दी गई और 1964 में मैंने आपको पहले बताया इसको एज़ इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज़ कर दिया गया, ठीक है? अब नाउ इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया। तो हमने ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस, जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, मगर मैंने बहुत अच्छे से इलैबोरेटली सारा डिस्कस किया है। आप कमेंट कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।